Hey, good afternoon, everyone, and welcome back. This is the third and the last wala session. You remember that we people used to come together and talk and chat and put up n number of questions and queries, and I'm there to answer each and everything. But because of some problems, so what we're gonna do is like today, unfortunately, but still, we are here for this purpose. So till before this video, we had completed till modals. I told you that in the modal, the category is divided into three sections. Modals अपने आप को तीन sections में मोस्टली तीन sections में डिवाइड करता है. वो प्रेजेंट रखता है, अपने प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म रखता है और पास्ट वाले का एक परफेक्ट फॉर्म रखता है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हुए थे, राइट. उसके इमीडिएट बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट की मोडाल में हमेशा V1 लगता है एक्टिव में यानी मोडाल्स ये कहते हैं कि अगर मेरा प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए तो V1 जरूर लगाइए, यानी V1 होना ही होना है मेरे साथ, चाहे वो कैन लगा हो या कुड लगा हो, यानी प्रेजेंट हो या उसका पास्ट हो. और अगर परफेक्ट हो गया यानी पास्ट, जो भी पास्ट मोडाल आ रहा है, कुड शुड वुड, ये जो भी आ रहा है, इसके आगे जो हैव लग जाता है, जैसे ही मोडाल के आगे हैव लगा, ऐसा समझिए जैसे, क्योंकि कैन हैव शैल हैव नहीं, हमेशा इसके सेकंड फॉर्म के साथ मोस्टली लगता है. तो जब भी मोडाल्स में हैव लगने लगता है, राइट, तो वो कहलाने लगते हैं परफेक्ट. उन परफेक्ट के साथ अब चूंकि हम लोग टेंसेस से पढ़ते चले आएंगे, परफेक्ट का मतलब होता है V3 लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये है क्राइटेरिया, यानी मोडाल्स अपने आप को बहुत क्लियर करते हैं कि भाई मेरे जब तक हैव नहीं लगा है, जब तक मोडाल्स में हैव नहीं लगा है, तब तक आपने एक्टिव में V1 का इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर हैव लग गया एक्टिव में, यानी मोडाल्स में हैव जुड़ गया एक्टिव सेंटेंसेस में, तो वहां पे V का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा. ठीक, तो ये तो हो गई एक्टिव भैया की कहानी. अब पैसिव भैया कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनको भी तो कंपटीशन में आना ही आना है, अदरवाइज उन पर ध्यान कौन कौन देगा और क्यों देगा और कैसे देगा. तो अब यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, पैसिव ये कहता है कि देखो यार, मैं तो V3 ही लेता हूँ मेन वर्ब का, तो ये मैं मोडाल की बात को कैसे मतलब कैसे करें इस पे. तो एक्टिव ने बोला ऐसा है, जो रूल है वो तो रूल है, अब तुम्हारे चलते रूल तो नहीं बदलने वाला, तो देख लो, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो बढ़िया, वरना तुम्हारा चैप्टर तो निकल गया ग्रामर से. तो पैसिव ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे ऑलरेडी तीन फॉर्म्स हैं. मेरा V1 जो होता है वो BE होता है, जो मेरा ING होता है वो BE में ING जुड़ जाता है, बीइंग बन जाता है, और जो मेरा थर्ड फॉर्म होता है वो BEEN यानी बिन हो जाता है. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जहां पे भी एक्टिव के सेंटेंसेस में, जहां पे भी एक्टिव के मोडाल्स में तुम फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो वहां पैसिव में मैं फर्स्ट फॉर्म की जगह पे मैं बी लगाऊंगा, और मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में होगा ही, मतलब फर्स्ट फॉर्म की जगह पे मेरा बी इस्तेमाल होगा. और अगर कहीं तुमने मोडाल्स में हैव जोड़ दिया, तो मैं अपने वाले में हैव के बाद बिन जोड़ दूंगा, जो कि मेरा थर्ड फॉर्म है. यही था कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो गया एक्टिव और पैसिव के बीच में. तो मेरी जान, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करी, अगर आपने इसको खराब करने की, इसको तोड़ने की कोशिश करी, तो आपका ग्रामेटिकल एरर तो तय है और नंबर भी खत्म. सो अपन लोग ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते. सो भाई लोग, करने क्या क्या अपने को, मैं उधर आपको बताया था मोडाल्स के बारे में, राइट. अब उसी मोडाल को एक पिक्चर टेबल के थ्रू मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मोडाल क्या है. सो अभी मैं शुरू हो जाती हूँ. आई हैव माई स्वॉर्ड इनटू माई हैंड एंड आई होप यू पीपल आर सिटिंग विद योर रजिस्टर्स एंड पेन्स. आप लोग जरूर बैठिएगा रजिस्टर पेन के साथ, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ, कई ऐसी बातें होती हैं जो रोमा मैम यहाँ पे लिख देते हैं, और कई ऐसी बातें होती हैं जो रोमा मैम सिर्फ बता देते हैं, वो लिखते लिखते नहीं है, मतलब भूल जाते हैं. So the concept is, why do you miss out something? Why do you? To see that you are sitting with the copy and फटाक से in a very short term, एकदम bullet points में उसको लिख लो, ताकि next time when you are studying about the modals and also in passive, आप कुछ भी miss out नहीं करो. So अभी हम देखते हैं, अब हम modals की बात कर रहे हैं present या past वालों की. मैंने बोला था ना, present, past या perfect. perfect मतलब have वाले. तो अभी बगैर have वालों को हम देख रहे हैं, ऐसे modal जिनमें have नहीं लगा हुआ है. So can, could, may, might, shall, should, must, has to, have to, had to, will have to, is to, am to, are to. Okay, ये इधर चला गया है. was to, were to. This is how it is. और अपन लोग हम यहाँ पे ये वाले को नहीं लेंगे, ये इधर होना ही नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम. ठीक, तो यानी हमारे पास आ रहा है ये वाला, ऐसे निकल के आता है. ये है हमारे मोडाल्स. वाओ, ये हो गए हमारे मोडाल्स. तो अभी क्या है, चूंकि इसके पहले तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया है, तो मतलब हम पैसिव की बात कर रहे हैं,
राइट। तो पैसिव ये कहता है ऑब्जेक्ट शुरू करता है सेंटेंस, इसके तुरंत बाद तुम जो भी मोडाल लगाते हो एक्टिव हम भी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम भी मोडाल का यूज कर लेंगे। और चूंकि तुम्हारे मोडाल में हैव नहीं लगा है तो तुम जहां V1 का इस्तेमाल करोगे वहां मैं बी का इस्तेमाल करूंगी। जहां पे तुम लगाओगे राइट, सिंग, सेट, टॉक, मेमोराइज, मैं वहां पर V1 की जगह पर BE लगाऊंगा, जो कि मेरा अपना अचूक शब्द है V1 होने का, राइट। सो मैं वहां बी लगाऊंगा। और चूंकि पैसिव का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो तो आएगा ही आएगा। और अगर सब्जेक्ट जरूरी हुआ तो मैं लगाऊंगा, वरना ऐसे ही रह जाएगा, राइट। तो अब एग्जाम्पल चेकआउट कर लेते हैं। अब इनमें से हम किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मे स्कोल्ड यू। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे पता करेंगे? मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, आप पहले ढूंढ लो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब स्कोल्ड, डांटना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्ड हो गया डांटना। अब ये डांटने का काम कर कौन रहा है? यू कर रहा है कि ही कर रहा है? ही में स्कोल्ड यू, वो तुम्हें डांटेगा, गुंजाइश है कि वो तुम्हें डांटेगा। अच्छा, वो डांटेगा, तो यानी ही है, तो यानी काम की शुरुआत सब्जेक्ट ने ही कर दी, तो ये एक्टिव हो गया, राइट। अब इसमें जैसे ही एक्टिव हो गया, अब इसको पैसिव बनाना है। ये भैया सब्जेक्ट है, ये भैया मोडाल है, ठीक, ये भैया मेन वर्ब है, और ये वाले भैया जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमारे पैसिव भैया को क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है। सो ऑब्जेक्ट मतलब यू, यू। अब एक्टिव भैया ने क्या लगाया? मे, तो ये भी मे ही लगाएंगे, यू मे। उसके बाद इनको बी लगाना है, तो यू मे बी। अब जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, यानी कि यहां पे लगना है स्कोल्डेड, और बाय हिम। सो यानी इस सेंटेंस का पैसिव निकल के आ रहा है यू मे बी स्कोल्डेड बाय हिम। सिर्फ इतनी सी कहानी है मेरी जान मोडाल्स की, सिर्फ इतनी सी कहानी है। जैसे तुम चेंज करते आए हो, जैसे तुम ट्रांसफॉर्म करते आए हो एक्टिव से पैसिव को, जैसे करते आए हो, सब कुछ डिट्टो वही है। बस अब होना क्या है? मोडाल्स ने एंट्री मार दी है। अब चूंकि मोडाल्स ने एंट्री मार दी है तो सिंपल सी बात है, मोडाल्स को सिर्फ दो ही तरीकों से समझो। हैव लगा है तो पैसिव बिन लगाएगा, हैव नहीं लगा है तो पैसिव बी लगाएगा, खत्म। आईएनजी के आने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि मोडाल्स कभी आईएनजी में चलेगा ही नहीं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आई गेस ओके फाइन। नाउ लेट्स सी, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इनके हिंदी मायने क्या होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फ्रेमिंग द सेंटेंसेस, या आप अगर कुछ पढ़ रहे हो या किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा तो आपको पता हो कि वो कौन से हिंदी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जिसका अंग्रेजी ये होने वाला है। नाउ लेट्स सी, सकता है, अब जेंडर के हिसाब से सकती और प्लूरल के हिसाब से सकते हो सकता है। सकता है, सका। मे का मतलब गुंजाइशों में, ऐसा होगा बट 80%, ऐसा होगा। माइट होता है शायद ऐसा होगा। ही मे कम, 80% में मान के चल रही हूं, 20% हटा दे रही हूं। ही विल कम, अब पक्का है, मेरे को श्योर है इसलिए विल लगा रही हूं। ही माइट कम, यानी मैं 20% श्योर हूं। सो ऐसा होगा, ऐसा शायद होगा। शैल, इसे भी कहते हैं चाहिए, और शुड को भी कहते हैं चाहिए, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि शैल इनफॉर्मल है और शुड फॉर्मल है, राइट। यानी ये चाहिए के मायने से तो आते ही हैं, और इनका गुंजाइशों में तो बताया ही जाता है, जैसे वी शैल ओवरकम, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। सो शैल का गुंजाइशों से तो लेना देना है ही है, ये आपसे इजाजत भी मांग सकते हैं। जैसे ये भी कह सकता है कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, मे आई कम इन, माइट आई कम इन, शैल आई कम इन, शुड आई कम इन, यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फिर आता है मस्ट, जो शुड होता है ये भी चाहिए, और मस्ट जो है ये भी चाहिए। दोनों का ही हिंदी मतलब है चाहिए, लेकिन शुड का मतलब है वो चीजें जो आप नहीं भी करेंगे, यानी कोई ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आप ना भी करें तो दैट्स नॉट अ लॉस,
दैट इज नॉट अ लॉस। लेकिन मस्ट का मतलब है ये जरूरी है, इसको करना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद, कुछ इस्तिस्ना हो सकता है, पर ये जरूरी है, ये मूड पर है, ये जरूरी है, राइट। इसके बाद आता है हैज टू, हैव टू, जिसको हिंदी में कहते हैं पड़ता है। हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, या कुछ लोगों की तो बकवास सुननी पड़ती है। सो पढ़ता है। हैज टू सिंगुलर के लिए, हैव टू प्लूरल के लिए। फिर आया हैड टू, पढ़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, राइट। फिर विल हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है, अब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। इज टू, एम टू, आर टू, इन तीनों का ही मतलब होता है जब हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में ना प्लस है आता है। जब भी हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में ना प्लस है आता है तो सिंगुलर के लिए इज टू लगता है, आई के लिए एम टू लगता है, और प्लूरल और यू के लिए आर टू लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कह रही हूं मुझे जाना है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस इनटू आई हैव टू गो, जबकि हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है। यानी जो ये तीन है जो इतना पड़पड़ा रहे हैं, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, ये पड़पड़ पड़पड़ जो हो रहा है ये मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी हमें कोई और मजबूर नहीं कर रहा, ये अपनी ही मजबूरी है। भाई हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ा, या हमें ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी के चलते, यानी चॉइस में नहीं है, मतलब बात है मजबूरी के तहत हमें करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इस टू, एम टू, आर टू की तरफ आते हैं ये चॉइस आ जाती है, यानी अब हम मजबूर नहीं है, अब ये मेरी चॉइस है। जैसे मुझे पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बोला हुआ है या वही मजबूरी है पढ़ना पड़ता है, मैंने डिसीजन लिया है मुझे पढ़ना है। सो मुझे पढ़ना है, मैं बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, वो होगा मुझे पढ़ना पड़ता है मैं, राइट। अगर पढ़ना है तो इट विल बी आई एम टू स्टडी, उसे पढ़ना है, ही इज टू स्टडी, उन सबको पढ़ना है, दे ऑल आर टू स्टडी। और कहीं इस ना के आगे था लग गया, ना था, राइट, ना प्लस था, अगर ये लग गया तो उसमें वर्स टू सिंगुलर के लिए और वर टू प्लूरल और यू के लिए, राइट। यानी वर्स टू का इस्तेमाल करेंगे जब आप सिंगुलर और आई की बात कर रहे हो, और वर टू का यूज करेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू और द प्लूरल केसेस, राइट। जैसे उसे जाना था तो ही वॉज टू गो, उसे जाना है, ही इज टू गो। ठीक है, उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, ना प्लस था, इधर मत जाइएगा, हैड टू। दे वर टू कैच ट्रेन, दे वर टू कैच द ट्रेन, उन्हें ट्रेन पकड़नी है, दे आर टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी है, आई एम टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, आई विल हैव टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ी, आई हैड टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ती है, आई हैव टू कैच द ट्रेन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू द हिंदी मतलब ऑफ इट, और कुछ में जो थोड़े बहुत आसपास के कजन से हो रहे थे, देयर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हु इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड इन व्हाट एस्पेक्ट्स। सो डार्लिंग, कमिंग बैक अगेन टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मोडाल्स जब तक हैव नहीं लगा हुआ है, एक्टिव केसेस में मोडाल प्लस V1 लगता है, मगर पैसिव केसेस में मोडाल प्लस बी लगता है, उसके बाद V3 लगता है। राइम था, अच्छा लगा मेरे को, तो एक्चुअली अच्छा लगा। सो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को देख लिया है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम परफेक्ट की तरफ चलेंगे। लेट्स गो टू द परफेक्ट डिपार्टमेंट। आ गए हम परफेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ। अब मैं फिर से इसको ऐसे कर देती हूं, राइट। नाउ लेट्स सी, अब चूंकि ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये पैसिव का फिगर आउट हो रहा है, लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि इसका एक्टिव का सेंस हम बना रहे हैं, तो कुड हैव सकता था, शुड हैव चाहिए था, मस्ट हैव फिर से चाहिए था और मीनिंग वही है, डिफरेंस वही है, वुड हैव
ऐसा हुआ होता, मे हैव ऐसा हुआ होगा, माइट हैव ऐसा शायद हुआ होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट. और इन सब के आगे क्या लगा हुआ है? have. I have some heart and I have some bowl. I want you want lick and roll. So now, this is ये सारे have के साथ होती क्या हो जाते हैं? Perfecto. अब इसमें एक्टिव क्या करता है? एक्टिव भी V3 लगाता है क्योंकि परफेक्ट में V3 ही जाता है. सो एक्टिव क्या करता है? ये सी, you could have cleared the exam. You could have cleared the exam. अब यहां पे मेन वर्ब क्या है? क्लियर करना एग्जाम को, यानी क्लियर करना. और क्लियर कौन कर रहा है? यू. और यू ने ही सेंटेंस को शुरू कर दिया तो भाई साहब क्या हो गया? ये सेंटेंस एक्टिव हो गया. अब जैसे ये हुआ, एक्टिव में क्या कर रहा है? सब्जेक्ट है, तुरंत मोडाल लेके आ रहा है, परफेक्ट मोडाल. इसके तुरंत बाद V3 लेके आ रहा है क्योंकि क्लियर का क्लियर इज द फर्स्ट वन. क्लियर्ड V2 और V3 का सेम है और क्लियरिंग हो जाता है लास्ट वाले का, दैट इज कॉन्टिन्यूअस. सो ये थर्ड फॉर्म हो गया. और फाइनली क्या है? द एग्जाम, दैट इज ऑब्जेक्ट. अब जाहिर सी बात है पैसिव भाई आए तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे. सो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द एग्जाम. इसके बाद जो परफेक्ट मोडाल है, तो कौन सा परफेक्ट मोडाल यूज कर रहे हैं? कुड हैव. तो इन्होंने भी यूज कर लिया कुड हैव, लेकिन पैसिव का अपना रूल अलग से रहता है, तो वो क्या ऐड करता है? बिन. और तुरंत बाद V3 जैसा ये है, सो क्लियर्ड. और इसके बाद बाय द सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू होता है, सो बाय यू. I hope I'm clear till here to everyone, like to everyone. I know because see, the concept is, जिस तरह से अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस वाला वे जो अभी ये वाला तरीका है, वेयर आई कैन नॉट टॉक टू यू गाइज, आपके क्वेरीज में ले नहीं पा रही हूँ. यानी कि अभी इसमें क्या हो रहा है? मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, मैं खुद को ही समझ रही हूँ, मैं ऐसे आगे बढ़ जा रही हूँ. इसको कहते हैं अंधी मारना, राइट. तो इसमें एक जैसे कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसका क्या मतलब होता है? कि हर बुरे में कुछ अच्छा जरूर हो जाता है. सो हियर क्या हो रहा है कि स्पीड अच्छी हो रही है, मगर द कॉन्सेप्ट इज मेरा इस चैनल पे आने का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मेरे को पीटी उषा बनने का है, नहीं, मेरे को वो नहीं होने का है. मेरे को ये होने का है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, वो जो मेरा बच्चा लोग देख रहा है, उसको वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए कि अच्छा ये बात है. और अगर कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको अगले दिन पे टाला नहीं जाए, क्योंकि जो बात जो टाली जाती है ना, वो टल जाती है. तो इससे क्या होता है? आप तुरंत के तुरंत मेरे से सवाल कर लेता है, और जैसे अब सवाल करता है, मैं आपको डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट मीडियम से आपको अलग अलग एग्जाम्पल देकर के कॉन्सेप्ट और पॉइंट को और क्लियर कर देता हूँ. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू, राइट बेबी. सो अभी के लिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेक योर क्वेरीज और क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आई एम लीविंग अ रूम फॉर यू. रूम का मतलब जगह, स्पेस. तो मैं आपके लिए ये रूम, यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं होता, आई हैव टोल्ड यू, राइट. सो मैं अभी आपके लिए ये रूम ये छोड़ रही हूँ कि बाय द टाइम व्हेन यू आर वाचिंग माय वीडियो, so see that buddy, just see to it darling that you point out the words, point out the topics, point out the mark where you feel like कि मैम इसका अगर एग्जाम्पल मिल जाता तो चीजें और क्लियर हो जाती, या फिर मैम क्या इस चीज को अनदर एग्जाम्पल से एक बार या फिर क्लियर कर सकते हो, बिकॉज समझ में तो मेरे को आ गया है, बट आई थिंक द सेकेंड अटेम्प्ट इज गोइंग टू मेक इट गो कंक्रीट. सो डेफिनेटली यू कैन डू इट बडी. उसको लिख के रखना. अपन लोग जैसे ही स्ट्रीमिंग पे आएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग पे आएंगे, सबसे पहला, यानी जैसे ही हम लोग ये क्विज खेलना शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव को लेकर के, क्विज खेलने से पहले मैं आपसे करूंगी सवाल कि आपने जो भी मेरी वीडियोस देखे हुए हैं एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, उसमें जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी नाउ immediately once your query. If you don't have any queries, so chakte bhatte, we are good to go with the quiz. But if you have any queries, first I'll be solving your queries up, and then we are going to go for the quiz of active passive voice, right? So अभी तक का क्या है, यहां तक हमने देख लिया. मैंने आपको क्या बोला था कि एक्टिव पैसिव में, लेट मी सी, ताकि आपको एक बार फिर से वो चीज क्लियर हो जाए कि मैडम जी ने बताया क्या है. ओके, मैंने आपको बोला था एक्टिव पैसिव सीखने में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. टेंसेस और क्वेश्चंस, ये हम लोगों ने कर लिया, डन डन डन. इसके बाद मोडाल्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, ये डन 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 डन. सो अभी कौन बचा हुआ है? मेक की ग्रामर और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यही बचे हुए हैं, क्योंकि लेट को हम इसी में लेके आ जाएंगे. लेट और इंपेरेटिव एक ही में हो जाएंगे. सो डोंट वरी, यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग. टिल द टाइम यू हैव रोमा मैम, यू आर नॉट गोना मिस एनीथिंग, नीदर द अपॉर्चुनिटीज नॉर द गोल्स. सो अब हम शुरू करेंगे मेक की तरफ. अब हम मेक की तरफ जाएंगे. सो स्लाइड में सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि हम मेक की कहानी भी अभी की अभी शुरू कर दें.
so that हम काफी क्लोज आ चुके हों ये करने के लिए. नाउ लेट्स सी. मेक का मतलब क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले फ्यू डेज बैक आई टॉट यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मेक. मेक का मेन मतलब क्या होता है? मेक के दो मतलब होते हैं. आई एम गिविंग यू अ क्विक रिवीजन. पहला मेक का मतलब होता है डिक्शनरी, मतलब जहां पे सब्जेक्ट ही कुछ बनाता है. कुछ भी सब्जेक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज मेक, राइट. चाहे वो प्लान हो, फिर वो चाहे खाना हो, वो कॉफी हो, वो ड्राइंग हो, वो कुछ भी हो, वो रंगोली हो, व्हाटएवर इट इज, राइट. या फिर वो ही क्यों ना बनाता हो, तो उसको मेक कहते हैं. जहाँ सब्जेक्ट अपना काम खुद ही कर रहा है और वहां पे अगर बनाने से रिलेटेड कोई बात आ रही है तो वहां पे कहते हैं मेक, राइट. दूसरा मेक का मतलब होता है जो ग्रामर मतलब निकालता है. ग्रामर के हिसाब से जब भी सब्जेक्ट किसी और से अपने मन का काम करवा लेता है, यानी सब सामने वाले को मजबूर कर देता है कि वो वैसा ही करे जैसा सब्जेक्ट चाहता है. सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है कुछ, वो सामने वाले से करवाना चाहता है, वो भी बाजबरदस्ती. जब ये वाला होने लगता है कि मतलब एक तो वो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ग्रामर कहता है भाई मेरे उस जगह पे भी मेक का इस्तेमाल कर लो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी का मेक एंड ग्रामर का मेक. सो ये ग्रामर का मेक आई टोल्ड यू, राइट. अब हम इसको समझते हैं. मेक का मतलब मैंने आपको बता दिया. अब दूसरे में आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स. मैंने उससे सारे कपड़े धुलवाए. या फिर अगर एकदम हिंदी एकदम उच्चारण में बोलेंगे तो मैंने उसे मजबूर किया सारे कपड़े धोने पर, राइट. अब ये देखना है कि जो ये सेंटेंस जो एग्जाम्पल रोमा मैम ने यहाँ लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. तो फिर वही फंडा जो शुरू से चला आ रहा है, हमें इसमें ये ढूंढना है कि मेन वर्ब कहां है, मेन काम क्या है. तो मेन काम है मजबूर करना. मेन काम क्या है? मजबूर करना. बाकी काम तो बात का है, पहले मजबूर तो करे तब तो करेगा दूसरा काम. तो पहला जो मेन वर्ब है हमारा वो है मजबूर करना. अब डालेंगे इस मजबूर करने में क्या हो रहा है, ये मजबूर कर कौन रहा है? आए. और ये मजबूर कर किसे रहा है? हिम को. यानी ऐसे समझो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूं कि आई ने जो है, ओके फाइन, ऐसे कर दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए. आई लगा रहा है मेक की ग्रामर और ये लगा रहा है हिम पर. आई ने लगाई मेक की ग्रामर, आई ने किया मजबूर और मजबूर कर दिया हिम को. तो अब जब ये, अब जाहिर सी बात है मजबूर करने वाले शख्स ने ही, यानी इस तानाशाह ने ही सेंटेंस की शुरुआत कर दी है, तो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्टिव. ये एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा. सो अब जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, यानी पूंछ पकड़नी पड़ेगी. तो अब पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा डीओबी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है. यानी आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये वॉश ऑल द क्लोथ्स. तो जाहिर सी बात है हिम हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा, डीओबी होगा. काई को? क्योंकि इसके चलते ये काम हो रहा है, इस काम के चलते इस बंदे का नहीं है. ग्रामर ऑफ मजबूरी कपड़ों पर नहीं लग रही, ग्रामर ऑफ मजबूरी हिम पर लग रही है. सो ये हिम जो है ये होने वाला है हमारा डीओबी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. अब इसमें हमें क्या करना है? हिम को पहले लाना है. सो हिम क्या करेगा? जब पहले आ जाएगा तो ही बन जाएगा, राइट. और ये टेंस कौन सा है? पहले तो हमने ये देख लिया कि ये एक्टिव है. मैंने आपको बोला था ना, दो चीजें हमेशा पता कर लिया करो. एक तो एक्टिव है, और चूंकि ये V2 है, V3 क्यों नहीं है? क्योंकि मेक का क्या होता है? पहले मेक, फिर मेड और मेकिंग. तो V3 में भी तो मेड इस्तेमाल हो रहा है. तो ऐसा कैसे नहीं कि ये V3 नहीं है? क्योंकि डार्लिंग जब भी V3 आएगा, जब भी V3 यानी मेन वर्ब का जब भी थर्ड फॉर्म आएगा, उसके पहले हैज, हैव, हैड या विल हैव मैंडेटरी है लगना. मैंडेटरी है लगना, अनिवार्य है लगना, राइट. और चूंकि वो अनिवार्यता यहां फॉलो नहीं की जा रही है, सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू गो विद कि ये वाला जो है दैट इज गोइंग टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ V2. तो अगर ये V2 है तो ये क्या होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी सिंपल पास्ट. और चूंकि सिंपल पास्ट का पॉजिटिव केस है तो इसलिए हमने V2 लगाया. अगर ये नेगेटिव हो जाता तो हम डिड के साथ मेक लगाते हैं, दैट इज MAKE, राइट, क्योंकि डिड के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म आता है. अब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है. और पैसिव जैसे हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का जो सिंपल पास्ट आता है उसका वॉज और वर आता है. अब चूंकि हिम ही बन गया सब्जेक्ट के तौर पे, तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, सिंगुलर. सो ही वॉज क्या? मेड. ये तो V3 ही उठाता है. ही वॉज मेड क्या? क्योंकि सब्जेक्ट तो लास्ट में ही जाके अपनी पीपली बजाएगा, राइट. तो ही वॉज मेड क्या? ही वॉज मेड टू
wash all the clothes by me. So the active sentence is I made him wash all the clothes. जिसका passive हो रहा है he was made to wash all the clothes by me. So everyone, one thing, why have I taken this topic over here? Because जब ये active से passive में आ रहा है तो कुछ बदलाव आ रहे हैं, और वो एक जो बदलाव है, बाकी तो तुम जैसा करते हो सब वैसा ही है, लेकिन जब हम एक्टिव में बात करते हैं मेक की, यानी जब एक्टिव बात करता है मेक की, या फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूं ताकि आपको समझ में आए, अगर हम मेक ग्रामर की बात कर रहे हैं और हम यहां पे बात कर रहे हैं एक्टिव और इधर पैसिव, सो एक्टिव में कभी भी टू नहीं आएगा, टू प्लस वो जो नेक्स्ट उसका वर्ब है V1, उसमें कभी भी टू नहीं आएगा। लेकिन इधर जब आप पैसिव में आएंगे तो यहां पे टू प्लस V1 आएगा जो लास्ट में आता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी वेरी केयरफुल। जब भी हम मजबूरी यानी मेक वाली ग्रामर को लगाएंगे मेरी जान, उसमें एक्टिव में V1 के पहले टू यानी वो जो इंफिनिटिव है उसमें हम टू को सम्मिलित नहीं करेंगे एक्टिव केसेस में, पर जैसे ही एक्टिव का पैसिव बनेगा वो टू आएगा ही आएगा। अगर उधर से हटा दिया तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रामेटिकल एरर। बोलने का मतलब ये है, अगर ये एक्टिव सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा होता, आई मेड हिम टू वॉश ऑल द क्लोथ्स, एक्टिव में टू के साथ लगा होता तो वो ग्रामेटिकल एरर है। अगली बार आपको दिखे तो वही एरर है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। और अगर पैसिव में लिखा है ही वॉज मेड वॉश क्लोथ्स, वॉश ऑल द क्लोथ्स, और इसमें टू नहीं लगा है तो वो ग्रामेटिकल एरर है। तो आपने ध्यान रखना है कि मेक के एक्टिव केसेस में इंफिनिटिव में टू नहीं लगेगा, लेकिन मेक के पैसिव केसेस में इंफिनिटिव केसेस में टू जरूर लगेगा। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है, अगर आप शुरू से ध्यान दें इस चीज को, तो एक्टिव जो कुछ भी करता है पैसिव उसमें एक ना एक शब्द ऐड करके खुरपेच मचा देता है, वो यहां भी कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसिव एक्टिव से एक शब्द आगे बढ़ के खुरपेच मचाता ही मचाता है, फिर वो चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो या फिर यहाँ इन्फिनेटिव में हो या फिर मोडाल्स के प्रेजेंट और पास्ट में बी का लगना हो या परफेक्ट में बिन का लगना हो। परफेक्ट हमेशा एक्टिव से एक शब्द आगे बढ़ करके अपने आप को और क्लियर करने की कोशिश करता है, so that you see to it and understand कि okay fine that is in passive. Okay, now what is going to be, okay fine, अभी still we have bit time to go with, right? Now let's see, अब आ रहा है सेंटेंस, आ रहा है let me play, let me play। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट यार, सब्जेक्ट तो है नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं you let me play, नो 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 नो, यू को तो हटा दिया, सिंपल है लेट मी प्ले, यानी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो मी का सब्जेक्ट क्या होता, आई होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यानी जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट कैसे है। अब देखो द कॉन्सेप्ट इज आई मे बी अलाउड टू प्ले। अब इसमें क्या करना है, यही ऑब्जेक्ट है और पैसिव क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ही, ऑब्जेक्ट से ही तो बिगिन करता है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई। और जब भी इस तरह की इजाजत की बात होती है, लेट मी गो, I may be allowed to go. Let me read. I may be allowed to read. Let him cry. He may be allowed to cry. यानी यहां जब भी हम लेट लगाते हैं यानी सामने वाले का हम परमिशन ही तो मांग रहे होते हैं, उसी परमिशन का यहाँ पे अलाउ लिख देते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I may be permitted to play. He may be permitted to take a leave. He may be permitted to cry. सो आप यहाँ पे अलाउड या परमिट में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर एक्टिव केस में लेट वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो पैसिव में हमेशा मे बी और अलाउड, मैंने आपको बोला ना, जो भी एक्टिव करता है पैसिव उससे एक हाथ आगे बढ़ करके ही काम करता है, इससे उसको दिली सुकून मिलता है कि अरे भैया हमने अपना काम कर दिया, राइट इट इज। सो दिस इज हाउ इट इज। जब भी लेट से बिगिन करेंगे सेंटेंस को तो पैसिव क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है, हिम है, मी है, देम है, उसको आगे लाके पहले सब्जेक्ट बनाएगा, दे, आई, यू, ही, शी करके बनाएगा, और उसके बाद तुरंत उसके बाद निकाल देगा मे बी, और मे बी के बाद या तो परमिटेड या अलाउड, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं विद द इंफिनिटिव फॉर्म, राइट। एक्टिव में ऐसे होगा, पैसिव में ऐसे होगा। पैसिव में क्या होगा, अगर आप ये निकालना चाहें, ऑब्जेक्ट प्लस मे बी, कोई बदलाव नहीं, प्लस
अलाउड कोई बदलाव नहीं, या फिर परमिटेड कोई चेंज नहीं। इसके बाद टू whatever is the V1. So this is how it is. इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कभी भी ये जो होता है ना, जो ये फॉर्मूला जो होता है, इसके बेस पर ये चीज मत किया करो। इस सेंटेंस पे कई और सेंटेंस बना के बोल लो भाई मेरे, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये घड़ी बकवास देखो और उसके बाद जब तुम बनाने जुड़ो तो अरे V1 2 V3 ये गड़बड़ा जाता है। और एक बार ये गड़बड़ हुआ तो ट्रस्ट मी, कितना भी ध्यान से मैं आपको पढ़ा लूं, घंटे से कोई चेंजेस आने वाले हैं। सो अभी जो चेंज आने वाला है वो ये है कि मुझे एसी चलाना पड़ेगा बिकॉज इट्स गेटिंग गर्म। बताओ। ओके, नाउ लेट्स सी। यहां तक हमने कर लिया। सो अभी हमारा क्या था, मेक और लेट के बारे में था। और लेट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस ही तो है। लेट क्या है, इंपेरेटिव ही तो है, सब्जेक्ट था नहीं। अब हम इसका नेक्स्ट वर्जन देख लेते हैं। यानी इंपेरेटिव दो तरीके के हो रहे हैं। एक इंपेरेटिव वो हो रहा है जहां पर जो लेट से शुरू हो रहा है, तो कुछ इंपेरेटिव ये अलग वाले हो रहे हैं, जैसे शट द डोर। शट द डोर इसको पैसिव में, लाइक शट द डोर ये एक्टिव है, इसको पैसिव में तीन तरीके से कहा जा सकता है। लेट द डोर बी शट, या यू आर, इसको मान लेते हैं, यू मान ही लेते हैं, सामने वाले को यू ही हमेशा मान लेता है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर एडवाइज्ड टू शट द डोर, या फिर द डोर शुड बी शट। तीन तरीके से आप बदल सकते हैं। गो अवे, गो अवे, लेट यू बी गॉन, यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यू शुड बी गॉन अवे। तीन तरीके से। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यानी अलाउ करिए कि उसकी हेल्प की जा सके, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, या फिर द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये तीन तरीके हैं जिनसे आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, राइट? अभी आता है कि मैम अब धड़ाधड़ कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए, हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी, राइट? अब जैसे मान लो अगर मैं कह रही हूँ हेल्प द पुअर, ये एक नैतिकता वाली बात हो जाती है, थोड़ा सा मॉरल साइंस हो जाता है। तो वहां पे जैसे हेल्प द गाय, हेल्प द पुअर, ऐसा करके, तो उसमें अगर आप कहते हैं लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यानी अलाउ करिए कि गरीबों की मदद की जाए, तो गरीबों की मदद करने के लिए किसी के अलाउंस, किसी को कोई अलाउ करे इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, ये तो आपका अपना नेचर है, राइट? तो वहां पे लेट वाला जो है वो सटीक नहीं बैठ रहा है। तो दूसरा आता है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, राइट? यानी ये भी सही हो सकता है कि आपसे उम्मीद की जाती है या फिर आपसे गुजारिश की जाती है कि गरीब की मदद करें प्लीज, या फिर कह सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए। परमिशन वाला किसी की मदद करने के लिए सटीक नहीं बैठ रहा, लेकिन बाकी के दो सही जा रहे हैं। तो अभी जो मैं आपको कह रही थी, जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा मैम कैसे समझे इस चीज को, क्या कैसे, हाउ, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर नाउ। अब जरा हम देखते हैं। Where are you? Where are you? Where are you? Okay, अभी हम बात कर रहे हैं imperatives की, ठीक है? हमने make पढ़ लिया, आ गया, राइट? हमने let वाला पढ़ लिया कि अगर let वाला आएगा तो उसमें क्या होगा, I may be allowed to whatever, right? अब हमारे imperatives में मैं यहां लिख रही हूं imperative। imperative का मतलब होता है इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी ओके, प्लीज गिव मी द बुक, ठीक? प्लीज गिव मी द बुक। अब मैंने आपको क्या बोला है, तीन तरीके से चेंज हो सकता है। पहला क्या है, लेट द बुक बी गिवन टू मी, यानी अगर मैं सामने वाले से कह रही हूं मुझे प्लीज मुझे किताब दे दो, सो लेट द बुक बी गिवन टू मी, यानी आप अलाउ करिए कि बुक मुझे दी जाए। तो यहां पे सटीक ही नहीं बैठ रहा, नहीं जा रहा ये, क्योंकि मैं तो सीधे उसी से बात कर रही हूं ना। तो अलाउ करिए कि मैं आपकी बुक ले लूं, राइट?
Second is the book. Okay, you are requested to give me the book. And last जो मैंने आपको बताया, that is going to be, okay, the book should be given to me. आप जरा देखो, मैंने आपको बोला जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ऑल द इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड इन 3 वेज. अब आपने क्या करना है बाबू, आपने बस इतना समझना है कि इन तीनों में से सटीक कौन जा रहा है उसके लिए, यानी जो बात हो रही है, जो मुद्दा हो रहा है, उसको सर्व कौन कर रहा है. घर में किसी से कह रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि भैया मुझे किताब दे दो, तो अगर मैं कहती हूँ लेट द बुक बी गिवन टू मी, यानी आप इजाजत दें कि ये बुक मुझे दी जा सके, राइट, यानी आप अपनी सहमति दीजिए. तो यानी पहला वाला कुछ हद तक चल जाए. दूसरा वाला है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बुक, आपसे गुजारिश की जा रही है कि आप किताब हमें दे दें. तो अब पहला सवाल ये आता है मैम यू कहां से आता है. इंपेरेटिव क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे चेंज करते हैं हमेशा यू ही आता है, यू ही, हम सामने वाले को तुम ही मान के चलते हैं. सो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमें ये किताब दे दें. ये बिल्कुल सटीक जा रहा है. और लास्ट वाला जा रहा है द बुक शुड बी गिवन टू मी, मुझे बुक दे देनी चाहिए, मुझे आपके द्वारा मुझे बुक दे देनी चाहिए. तो अभी भैया ऐसा क्या, थोड़ी मैं कर्जा थोड़ी ले रखा है. सो द कॉन्सेप्ट इज, जब थर्ड वाले को हम पढ़ रहे हैं तो उससे लग रहा है नहीं नहीं, जो मेन सेंटेंस है ना उसका तो मोटिव सर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे. सेकंड वाले को लग रहा है कि धाए से बस यही तो बात हो रही थी, और पहले वाले को देख लग रहा हाँ कुछ हद तक ये काम चलाया जा सकता है. तो डार्लिंग मैं फिर से आपको बता रही हूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इन 3 तरीके से, सारे ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस को ऑलमोस्ट इन 3 तरीके से बदला जा सकता है. फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव बदला जा सकता है. ये सारे पैसिव तरीके हैं, इनसे आपको बदला जा सकता, इनको बदला जा सकता है. बट आपने बस ये देखना है कि जो मदर मोटिव है ये अचीव हो किससे रहा है, यानी जिस ख्याल से, जिस उम्मीद से, जिस इमोशन से ये सेंटेंस कहा गया है, वही उम्मीद, वही इमोशन, वही मोटिव कौन सर्व कर रहा है एट द बेस्ट. और जो भी सर्व कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. यानी आप याद रखिए कि बदल तो सकते हैं 3 तरीके से, मगर इन तीनों में से सटीक कौन सा है वो आप डिसाइड कर सकते हो. इट्स डैम इजी. सो अभी के लिए व्हाट वी आर डन इज, एज आई टोल्ड यू दैट टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप द वॉइस चैप्टर दैट इज एक्टिव एंड पैसिव, एंड फाइनली वी हैव डन इट. आज हमने टेंसेस, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस, फिर चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो. अब डबल इंट्रोगेटिव में सब कुछ वैसा ही रहता है, बस अगर एक्टिव ने हु लगा लिया तो पैसिव बाय हुम लगाता है, और अगर गलती एक्टिव ने हुम लगा लिया तो पैसिव हु पे लौट आता है. ये हमने वहां पे सीख लिया. इसके बाद हम आगे मोडाल्स पे. मोडाल्स भी आज हमने क्लियर आउट कर लिया. मोडाल्स में 2 ही सेक्शन होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. अगर प्रेजेंट पास्ट एक्टिव लगा रहा है तो V1 के साथ लगाता है, और ये अगर पैसिव लगा रहा है तो BE के साथ लगाता है प्लस V3. और अगर कहीं परफेक्ट मोडाल हो गया, यानी मोडाल्स के आगे हैव दिखाई देने लग गया, तो एक्टिव क्या करता है, V3 लगाता है, सिंपल. लेकिन पैसिव चूंकि एक कदम आगे रहने की उनकी बीमारी है ही है, तो वो क्या करते हैं, उस हैव के बाद बिन लगाते हैं, फिर V3 लगा लेते हैं, राइट. और फाइनली हम आ जाते हैं मेक वाली ग्रामर पे. मेक वाली ग्रामर में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब एक्टिव मेक से सेंटेंसेस बनाता है तो इन्फिनेटिव का यूज नहीं करता, यानी 2 + V1 नहीं लगाता, 2 नहीं लगाता, V1 लगाता है, 2 नहीं लगाता. लेकिन अगर उसी सेंटेंस को आप पैसिव में करते हैं तो इन्फिनेटिव को क्लियर करना पड़ता है, यानी 2 + V1 लगाना ही लगाना पड़ता है. और फाइनली हम आते हैं इंपेरेटिव्स पे. हर इंपेरेटिव सेंटेंस को 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है, बट अब ये आपका डिसीजन होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी n number of examples that could be quoted. Well, in that case, darling, you need to take your decision, you need to take the call. The ball is going to be in your court and you are going to make the decision कि बाबा उनमें से कौन सा है which is going to best serve the motive of the particular active sentence which is given as a question, right? So this is done for active and passive, and I hope कल किसी भी तरह का, यानी अगले वाले सेशन में किसी भी तरह कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं हो, because some of the things it's not in our hands, right? So I hope, fingers crossed and victory sign कि हम जब दोबारा मिलेंगे, यानी हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्विज. लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करके रखा हुआ है, कल जब मैं सवेरे 11 बजे आपके पास आऊंगी, अगर जो कुछ भी पढ़ाया है इस वीडियो में से कोई भी क्वेरी आपके पास है तो पहले क्वेरी फेंक के मार देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा. क्वेरी नहीं हुई
तो हम डायरेक्टली क्विज पे चले जाएंगे. So this is going to be enough for today. I miss you guys as I've told you in all my videos. Hope to see you tomorrow face to face and with contact to contact. Till then, see you. Have a great day ahead. Bye.